आज हम मुग़ल कालीन इतिहास को जानने के जो हमारे स्रोत हैं उसमें यूरोपीय स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़ल काल में विदेशी यात्रियों का आगमन बहुत अधिक संख्या में हुआ। ये यात्री अधिकतर यूरोपीय देशों से आए, जिनके साथ अब समुद्री मार्ग से यात्रा आरंभ हो चुकी थी और जिनका व्यापार मुग़ल साम्राज्य में विस्तृत होता जा रहा था। परंतु मुग़ल दरबार में पहुंचने वाले पहले जो यूरोपीय यात्री थे वो व्यापारी नहीं थे बल्कि धर्म प्रचारक थे। 1579 में अकबर के निमंत्रण पर कुछ जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में आए। उनके नाम थे फादर एक्वाविवा और फादर मोंसेराट। उनमें से फादर मोंसेराट जो था वो अकबर ने उसको अपने पुत्र मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था। अकबर ने इन जेसुइट पादरियों से धार्मिक विषयों के साथ साथ दर्शन और विज्ञान पर भी विचार विमर्श किया। फादर मोंसेराट ने अपने अनुभवों को कॉमेंट्रियस नामक रचना में प्रस्तुत किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अकबर के दरबार में 1579 ईस्वी में जो जेसुइट पादरियों का दल आया उसमें फादर एक्वाविवा और फादर मोंसेराट दो प्रमुख थे। फादर मोंसेराट ने अपना जो अनुभव रहा उसको कॉमेंट्रियस नामक पुस्तक में लिखा। तो फादर मोंसेराट का जो यात्रा अनुभव रहा वो कॉमेंट्रियस के नाम से उन्होंने लिखा। फादर मोंसेरेट का यात्रा अनुभव मोंसेरेट के नाम से, कॉमेंट्रियस के नाम से लिखा गया। लैटिन भाषा में ये कॉमेंट्रियस नामक रचना लिखी गई। इसमें अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त अकबर के दरबार के सामाजिक जीवन और राजनीतिक घटनाओं पर भी सूचना इसके माध्यम से मिलती है। इसके बाद दो अन्य शिष्टमंडल जेसुइट पादरियों के द्वारा मुग़ल दरबार में और भेजे गए, जिनमें अंतिम शिष्टमंडल जहांगीर के समय तक दरबार में रहा। 1612 ईस्वी में मैनरीक नामक ईसाई धर्म प्रचारक धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। उस मैनरीक ने 1612 में सिंध से लेकर बंगाल तक की यात्रा की और उसका यात्रा वृत्तांत लिखा। तो ये तो हो गए धर्म प्रचारक। उसके बाद अंग्रेज यात्रियों में पहला व्यक्ति रॉल्फ फिच था, जो अकबर के दरबार में आया था। वहाँ से उसने बंगाल तक यात्रा की थी। रॉल्फ फिच ने अपने यात्रा वृत्तांत में रॉल्फ फिच ने भारत के साथ व्यापार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। भारत के सामाजिक जीवन और रीति रिवाजों पर भी उसने टिप्पणी की है। अंग्रेज यात्रियों में और महत्वपूर्ण नाम आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस का। वो 1609 से लेके 1611 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुग़ल साम्राज्य में व्यापार की सुविधा प्राप्त करने को इच्छुक था, परंतु इस काम में उसे असफलता ही मिली। कैप्टन हॉकिंस फ़ारसी का जानकार था। उसने फ़ारसी भाषा में जहांगीर के सामने अपनी बात रखी। वैसे हॉकिंस की जो ये बात रखी फ़ारसी भाषा में हॉकिंस द्वारा, उससे जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। लेकिन हॉकिंस व्यापारिक सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जुटा पाने में असफल रहा। हॉकिंस का सहयोगी
एक अन्य यात्री था विलियम फिंच। उसने पंजाब और बयाना क्षेत्रों की यात्रा की और अपने अनुभवों को संकलित किया। 17वीं सदी में टॉमस कोरियाट नामक यात्री जहांगीर के दरबार में आया। विलियम फिंच के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जो हॉकिंस का सहयोगी था विलियम फिंच, जो अनारकली और जहांगीर की जो प्रेम कथा है उसका एकमात्र विवरण ये विलियम फिंच ही देता है। इसके अलावा अन्य किसी यूरोपीय यात्रियों की रचनाओं में हमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। विलियम फिंच ने पंजाब और बयाना के इलाकों की यात्रा की थी। 17वीं शताब्दी में टॉमस कोरियाट आया था जहांगीर के दरबार में। उसका यात्रा वृत्तांत तो सुरक्षित नहीं है, परंतु उसके कुछ पत्र उपलब्ध हैं जिनमें जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व पर मनोरंजक टिप्पणियां हैं। जहांगीर के ही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो का आगमन हुआ। 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया था, लेकिन जहांगीर से जो उसकी भेंट हुई थी वो अजमेर में 10 जनवरी 1616 को हुई थी। पहली भेंट उस समय अजमेर में जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। तो जहांगीर से सर टॉमस रो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, उसकी पहली मुलाकात अजमेर में 10 जनवरी 1616 को हुई थी। सर टॉमस रो का जो सहयोगी था वो एडवर्ड टेरी था। उसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में मुगल साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। टॉमस रो के पत्रों में भी मुगल दरबार के जीवन और नूरजहां के दरबार में प्रभाव का वर्णन मिलता है। जहांगीर के दरबार में आने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण यात्री पेलसर्ट था, जो हॉलैंड का निवासी था। डच यात्री पेलसर्ट, जो 1620 से 1627 के बीच में आगरा में रहा, उसने जो अपनी रचना थी उसका नाम रखा रेमॉन्स्ट्रेंट। ये उसकी रचना का नाम था। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि फादर मॉन्सेरेट की जो रचना थी उसकी रचना का नाम था कॉमेंट्रियस, वैसे पेलसर्ट की रचना का नाम था रेमॉन्स्ट्रेंट। ये डच यात्री पेलसर्ट आगरा में रहा था 1620 से 1627 तक, और उसने अपनी रचना रेमॉन्स्ट्रेट में व्यापार संबंधी बातों का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। मुख्य रूप से व्यापार संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है रेमॉन्स्ट्रेट में, पेलसर्ट में। पेलसर्ट कहता है कि गुजरात में सरखेज और आगरा के पास बयाना, ये दो स्थान ऐसे थे जहाँ की नील बड़ी प्रसिद्ध थी। नील की खेती होती थी उस समय मुगल काल में, और दो स्थानों की नील को उसने बहुत उत्तम कोटि का बताया, गुजरात में सरखेज और आगरा के पास बयाना, आगरा भरतपुर के बीच में। तो ये डच यात्री पेलसर्ट व्यापार संबंधी बातों का ही ज़्यादा उल्लेख करता है। पेलसर्ट की रचना रेमॉन्स्ट्रेट के ऊपर आधारित डी लॉयट ने एक रचना लिखी, डी एम्पारियो माग्नी मुगल्स, अर्थात महान मुगल का साम्राज्य। ये डी लॉयट ने पेलसर्ट के विवरण पर अपनी रचना लिखी, जो कि मुगलकालीन इतिहास, विशेषकर मुगलों के आर्थिक जीवन के अध्ययन के लिए डी लॉयट की जो ये रचना है महान मुगल का साम्राज्य, वो एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अब शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल में एक जर्मन यात्री मेंडेसलो भारत आया था। 1638 में आया मेंडेसलो, जर्मन यात्री था। उसका निवास अल्पकाल के लिए रहा और उसकी रचना का भी विशेष महत्व नहीं है। इसी काल में, शाहजहाँ के काल में ही एक फ्रांसीसी यात्री तेवर्निये, या जिसको ट्रेवर्नियर भी कहा जाता है, वो आया, बर्नियर आया और थेवेनो आया। तो ट्रेवर्नियर, बर्नियर और थेवेनो, ये तीनों फ्रांसीसी यात्री शाहजहाँ के दरबार में आए थे। ट्रेवर्नियर का यात्रा वृत्तांत 6 वॉयजेस के नाम से प्रकाशित हुआ है, 6 यात्राएं। ट्रेवर्नियर जो था वो पेशे से जौहरी था।
और उसका यात्रा वृतांत किस नाम से जाना जाता है? 6 वॉयजेज, 6 यात्राएं। ट्रेवरनियर के इस यात्रा वृतांत 6 वॉयजेज में मुख्य रूप से व्यापार और हस्तशिल्प उत्पादन का वर्णन मिलता है। कोहिनूर हीरे का वर्णन भी इसी ने किया है, ये भी आप ध्यान रखिए, ट्रेवरनियर ने, जो गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था और पेशे से जौहरी था ट्रेवरनियर। इसी प्रकार शाहजहां के काल में एक यात्री फ्रांसीसी और आया था ट्रेवरनियर के साथ में, उसका नाम था थेवेनो। वो आया शाहजहां के समय में था और औरंगजेब के शासनकाल में वो फिर 1658 में जब औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ तो उस समय शाहजहां भी जीवित था, उस समय वो भारत आया था। उसने भी मुख्य रूप से आर्थिक विषयों का ही वर्णन किया है। इसी प्रकार बर्नियर ये भी फ्रांसीसी यात्री था। इसका जो यात्रा वृतांत है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्नियर जो था वो औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उसका प्रत्यक्षदर्शी था। और बर्नियर पेशे से एक चिकित्सक था, बाद में 12 शिकों की सेना में वो तोपची के रूप में शामिल हो गया था। उत्तराधिकार का संघर्ष उसने अपनी आंखों से देखा था। तो बर्नियर का यात्रा वृतांत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी काल में इंग्लैंड के 2 यात्री पीटर मुंडी और जॉन मार्शल भी मुगल साम्राज्य में आए। इनके यात्रा वृतांत भी प्रकाशित हुए, जिनमें सामाजिक आर्थिक जीवन विशेषकर व्यापार संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। पीटर मुंडी जो था उसके यात्रा वृतांत, पीटर मुंडी इंग्लैंड का था। उसने 1631 में शाहजहां के समय में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उसका विवरण इस पीटर मुंडी ने अपने यात्रा वृतांत में दिया है। शाहजहां के शासनकाल में जो ये पीटर मुंडी और जॉन मार्शल आए इंग्लैंड के यात्री, इनकी रचनाओं में हमें सामाजिक आर्थिक जीवन और विशेष रूप से व्यापार संबंधी बातों की जानकारी मिलती है। शाहजहां के ही शासनकाल के अंतिम दिनों में इटली के वेनिस शहर का निवासी मनुची भी भारत आया मुगल दरबार में। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में मनुची ने दारा की सेना में काम भी किया और मनुची का जो रचना है उसका नाम है स्टोरिया डी मोगोर। स्टोरिया डी मोगोर ये वेनिस के यात्री मनुची की रचना है, परंतु इसमें उपलब्ध जानकारी बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मनुची ने बाजारी गप और सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास किया है। तो ये जो हमने यूरोपीय यात्रियों के जो इतने सारे वृत्तांत पढ़े, इनसे हमें अनेक मुगलकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, मुगल दरबार के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, मुगलों के समय की आर्थिक स्थिति देश की कैसी थी, व्यापार वाणिज्य की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर भी इन यूरोपीय यात्रियों के जो वृत्तांत है, यात्रा विवरण है, इनकी विश्वसनीयता कभी कभी संदिग्ध हो जाती है। अक्सर विदेशी यात्री बहुत सारी बातों को ठीक ढंग से समझे बिना ही उन पर टिप्पणी कर देते थे। अक्सर इन्हें विश्वसनीय ढंग से जानकारी भी नहीं मिल पाती थी और ये सुनी सुनाई बातों पर ही आश्रित रहते थे। तो इन त्रुटियों को ध्यान में रखकर ही इन यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों का हमें अध्ययन किया जाना चाहिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जब भारत में स्थापित हो गई तो इनके जो गोदाम होते थे वो फैक्ट्री कहलाते थे, और इन गोदामों में सारा विवरण रखा जाता था, लिखा जाता था, जिन्हें फैक्ट्री रिकॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये जो फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हैं ये भी एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत हैं। इन फैक्ट्री रिकॉर्ड से उस समय के जो यूरोपीय कंपनियों के जो गोदाम होते थे, जो उन गोदामों में कहाँ से माल आता था, किस भाव पर ख़रीदा जाता था, कैसे इकट्ठा किया जाता था, उन सारी बातों की जानकारी मिलती है। तो फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। इन फैक्ट्री रिकॉर्ड से आर्थिक मामलों पर विशेषकर प्रचलित मूल्यों
विभिन्न उत्पादनों, शिल्पों, परिवहन के साधनों, दरों, व्यापार पर लगने वाली चुंगी आदि के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े मिलते हैं। इनमें इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, उनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हालांकि पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच कंपनियों के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी सुरक्षित हैं, परंतु इनका उपयोग अभी कम ही हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। इनमें अभिलेख, सिक्के, इमारतें और उनके अवशेष शामिल हैं। चूँकि मध्यकाल में साहित्यिक स्रोतों का बाहुल्य है, इसलिए पुरातात्विक सामग्री का तुलनात्मक महत्व बहुत कम प्रतीत होता है, किंतु कुछ विषयों पर ये पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण भी सिद्ध होते हैं। अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्य की सीमा निर्धारण, शासनकाल के तिथि क्रम का निर्धारण आदि संभव होता है। इसी प्रकार सिक्कों के माध्यम से आर्थिक जीवन के अध्ययन में कभी कभी शासकों की पहचान और तिथि क्रम के निर्धारण में सुविधा भी होती है। इमारतों से भी आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की विशेषताओं को समझना सुगम हो जाता है। तो ये मुगल काल की इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। तो यहाँ पर अपना मुगल कालीन इतिहास के जो सोर्सेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आज का प्रश्न आप लिखिए होमवर्क का कि मुगल कालीन इतिहास को जानने के यूरोपीय स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अपना ये पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है और उसके बाद हम भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई उसका अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।